नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी साथियों को। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे और यहाँ पर सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट की एक खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर हम डीआई के भी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 4 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो साथियों, आप जो है प्रैक्टिस सेट 5 तो देखेंगे ही, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो आप उन प्रैक्टिस सेटों को भी देखेंगे। तो यह जो है आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। यानी कि बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है और बच्चे का विवाह किया जाता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। यानी कि उपनयन समारोह का जो अर्थ होता है वह बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना जो है वह उपनयन समारोह के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ जिसे यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत्य, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय तक में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षण ग्रहण करते थे और इस संस्कार के उपरांत बालक को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य था, परंतु कर्मकांडों में इसे पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। तो दोस्तों, आप देखे होंगे कि शादी से पहले जो है यह यज्ञोपवीत संस्कार वह जो है करवाया जाता है हिंदू धर्म में। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। नरसानायक, कृष्णदेव राय और अच्युत राय, और विकल्प डी यानी कि वीर सिंह ने। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि तुलु राजवंश की स्थापना जो है वह वीर सिंह ने किया था। व्याख्या देखेंगे कि तुलु राजवंश जो है वह 1505 से 1570 ईस्वी की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी और इतिहास में इसे द्वितीय बालापहार की संज्ञा दी गई। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था और तुलु वंश के मुख्य रूप से 5 शासकों ने लगभग जो है 66 वर्ष तक शासन किया था। तो तुलु राजवंश जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। अब साथियों, प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहाँ पर बताना है कि वह दूसरा प्रांत कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अवध, मैसूर, पूना और तंजौर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि मैसूर राजवंश जो था वह दूसरा राजवंश था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। तो जो सहायक संधि है उसको प्रथम जो शासक था वह किसने स्वीकार किया, वह हैदराबाद का निजाम ने 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आप देखेंगे 1798 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय जो है वह लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया। अब जबकि दूसरा जो है वह मैसूर राज्य था, इसने 1799 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि 1801 ईस्वी में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था और सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था। तो यहाँ से आप मुख्य पॉइंट जो है याद रखेंगे कि सहायक संधि किसके समय में स्टार्ट हुई थी, वह जो है लॉर्ड वेलेजली के। सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो वह जो है हैदराबाद का निजाम, और उसके बाद मैसूर राज्य ने अपनाया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 याद रखेंगे कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बताना है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। बॉम्बे, जिसे बम्बई, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता
और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आइए दोस्तों व्याख्या यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे यानी कि मुंबई में करी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों याद रखेंगे आप, सत्यार्थ प्रकाश जो है वह ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यह प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है आपसे, तो आप इस प्रश्न को जो है वह याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब करी थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 1 सितंबर 1905। तो आप सभी मित्र जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 19 जुलाई 1905। अब आइए साथियों यहाँ पर जो है व्याख्या हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय, सबसे पहले तो यही हम याद करेंगे कि बंगाल विभाजन का निर्णय यानी कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वह जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, जिसका जो शासनकाल है 1899 से 1905 तक है। तो यह जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है, कब से कब तक? 1899 से 1905 तक। इस निर्णय की घोषणा जो है वह 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो दोस्तों आप यह जो है प्रश्न में जो ट्विस्ट है उसको देखेंगे कि यहाँ पर निर्णय की घोषणा पूछी गई है। तो यह जो है 19 जुलाई 1905 और यह घोषणा यानी कि लागू कब किया गया था? तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, परंतु इसकी जो घोषणा है वह 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और इस विभाजन का जो प्रमुख कारण था वह बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को जो है बर्बाद करना था, यानी कि बंगाल में जो है राष्ट्रवाद की लहर जो है काफ़ी भयावह मात्रा में उठ रही थी। तो उसी को कम करने के लिए, उसी को दबाने के लिए, दमन करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो यह जो है घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को और यह लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 हम देखेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यह बताना है आप सभी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आइए हम जो थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पर देखते हैं प्रश्न की। और साथ में साथियों आप भी जो है नोटबुक लिख लीजिएगा और उस पर लिखिएगा, क्योंकि मैं भी साथ में जो है नोटबुक लिया हूँ और उस पर चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो संविधान सभा का जो प्रथम, क्योंकि साथियों लिख कर पढ़ाने में काफ़ी जो है चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और आप भी जो है थोड़ा सा लिखते रहेंगे साथ में, तो आपको भी जो लंबे समय तक ये फैक्ट्स याद रहेंगे। जो भी साथी बाद में जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए बता दूं कि यह जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, यहाँ पर सभी 100 प्रश्नों को हम देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट की एक खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर हम जो है पूरा साथ में एक क्वेश्चन तो देखेंगे, उसके साथ में संबंधित जितने भी रेफरेंसेज होंगे उनको भी यहाँ पर टच करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसके जो अस्थायी सदस्य थे वह कौन थे? तो दोस्तों वह जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। तो आप यह याद रखेंगे अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और बाकी अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 1 को वर्ग 2 का उचित मिलान करना है, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्पों को मिलाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी है, यानी कि बी, सी, डी और ए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्रभुत्व संपन्न जो है इसका क्या मतलब होता है, यही आपको मोटा मोटी आप यह समझिए कि यह जो कीवर्ड लिखे हैं प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा,
तो इसी को हमको बताना है कि इनका मतलब क्या है। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ साथियों यह होगा विकल्प बी, यानी कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। प्रजातांत्रिक यानी कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। और भाईचारा का अर्थ साथियों सभी को एक परिवार के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, इसका अर्थ होता है भाईचारा। यानी कि BCDA जो है यह विकल्प सही है। यानी कि आपने देख लिया प्रभुत्व संपन्न का मतलब लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। प्रजातांत्रिक लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। और भाईचारा का अर्थ है जो सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है, यह बताना है आपको। गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष और वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है वह जो है ग्राम सभा में शामिल होते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। नेपच्यून, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों विकल्प बी, यानी कि जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। तो दोस्तों पृथ्वी से छोटा आकार में कौन सा ग्रह है वह जो है शुक्र है। बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। तो साथियों इसके साथ बुध जो है और मंगल भी आप ऐड कर लेंगे कि बुध, शुक्र और मंगल जो है यह तीनों जो है पृथ्वी से छोटे हैं। पृथ्वी से बड़े ग्रह कौन से हैं, तो वह साथियों बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण जो है यह पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं। और बाकी बुध, शुक्र, मंगल जो है यह पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। तो हमको यह बताना है दोस्तों कि किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे तो यहाँ पर जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। दामोदर नदी पर, कौन सी नदी पर दोस्तों, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध। झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया था। वर्ष 1959 में इसका उद्घाटन किया गया था। और पंचेत बांध जो है 4 मल्टी प्रयोजन बांधों में से चौथा है जो दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में आता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, क्या है। IT इकोलॉजी, वैश्विक इकोलॉजी यानी कि व्यवदत्त इकोलॉजी और समपारिस्थितिकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि समपारिस्थितिकी जो है वह उसके नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का इसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के जंतुओं तथा पादपों के समुदायों का सामूहिक तथा उनके वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का विशेष अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। गैमेक्सिन, DDT, BHC और DMT। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि DDT का जो है वह प्रयोग कम किया जाना लगा है। DDT का फुल फॉर्म दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, पहला आधुनिक कीटनाशक था। वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं के कारण इस कीटनाशक का प्रयोग अब जो है कम किया जाने लगा है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाने लगा। खेतों में इसके अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए और यह प्रदूषक मिट्टी में मिलकर वनस्पतियों एवं फसलों को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव जीव जंतुओं एवं मनुष्यों पर पड़ता है। यह जल में कम घुलनशील है तथा अत्यधिक समय तक वातावरण में बना रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो DDT है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता
विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जिन पुल द्वारा और आवास संरक्षण द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकता विविधता का रखरखाव इन सीटू यानी कि स्वस्थानिक संरक्षण द्वारा किया जाता है। एक्स सीटू का अर्थ जो है वह वाय स्थानीय संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किसी विशेष स्थान क्षेत्र में किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इन सीटू का मतलब कि उसी जगह पर, और एक्स सीटू का मतलब जो दोस्तों कि वहाँ से अलग स्थान पर उस प्रजाति का जब संरक्षण किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है, समुद्र का तल घट जाएगा, मानव की मृत्यु दर घट जाएगी और समुद्र का तल बढ़ जाएगा। तो सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि समुद्र का तल जो है वह बढ़ जाएगा। किसके द्वारा? जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। तो दोस्तों ऐसा कैसे होगा आइए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण पर व्यापक और दुर्गम प्रभाव पड़ते हैं जिसमें समुद्र के जल स्तर में वृद्धि प्रमुख दुष्परिणाम है। अक्टूबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मात्र 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से मौसम में उतार चढ़ाव, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और अंटार्कटिक महाद्वीप के बर्फ का पिघलने जैसे दुष्प्रभाव का सामना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कितना जो है वह बुरा इफेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा देश के कुल 9 राज्यों जिसमें दोस्तों 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आप यह जो है याद रखेंगे कि कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है और ये निम्न है दोस्तों। तो आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है, जिसमें जो बिहार राज्य की सीमा है वह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वह बिहार के 7 राज्यों को बिहार के 7 जिलों से टच करती है। दक्षिण से उत्तर अगर क्रमशः हम देखें साथियों तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वह सोनभद्र आता है। सोनभद्र के ऊपर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। और साथियों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों वह जो है तो सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों वह जो है शामली है। आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, यह बताना है। चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर और हस्तिनापुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों वह हस्तिनापुर है। कौन सा? हस्तिनापुर। आइए हस्तिनापुर के बारे में पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। बाकी चंद्रप्रभा जो है वह चंदौली में, किशनपुर लखीमपुर खीरी में और कतरनिया घाट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य वह जो है बहराइच जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में। PCL, HTML, GDI और पोस्ट स्क्रिप्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट एक पृष्ठ विवरण भाषा यानी कि पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी कि PDL है और जिसे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो पृष्ठ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजी को सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एडोब फोटोशॉप, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज OS। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लिनक्स जो है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है और लिनक्स सॉफ्टवेयर की देखरेख, संशोधित और वितरित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न का
आप सभी को उत्तर बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का जो है गठन हुआ 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था और जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों को शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। तो कृषक समृद्धि आयोग का जो है गठन वह 2017 में हुआ था। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? वुलन, रेयन, बनारसी सिल्क, कॉटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि कानपुर की जो लाल इमली मिल है वह ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1994 में। याद रखेंगे आप। तो यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी स्थापना जो है वो 1994 में हुई थी। यानी कि यूपी में एसोचैम की स्थापना जो है वो 1994 में और पूरे भारत के लिए जो है वो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नेडा का निर्माण कब किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अप्रैल 1983 में। उत्तर प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। नेडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है और नेडा को यूपी नेडा के नाम से अब जाना जाता है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? सही विकल्प चुनिए। बिहार, लखनऊ, बनारस और अहमदाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बनारस में इनकी गांधी जी की वह जो है सार्वजनिक उपस्थिति पहली बार हुई थी। अब आइए साथियों यहाँ पर जो है व्याख्या से क्लियर करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ। तो गांधी जी का आगमन दोस्तों कब हुआ? 9 जनवरी को। कौन आया? गांधी जी। कहाँ आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है। अब उन्होंने गुजरात के साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेकर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए वह बनारस आते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी जी अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना करते हैं। तो गांधी जी पहली बार सार्वजनिक रूप से जो है वह बनारस के BHU में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? अयोध्या अभिलेख, सारनाथ, बेसनगर और हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अयोध्या अभिलेख जो है वह राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है और धनदेव का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि
जो 16 महाजनपद प्राचीन काल में थे, तो उसमें से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 जो है महाजनपद स्थित थे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है फैक्ट्स देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। इन महाजनपदों में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे। इनका जो विवरण है वह निम्न है। पहला, काशी महाजनपद और उसकी राजधानी वाराणसी है और आधुनिक क्षेत्र भी वह वाराणसी के आसपास है। वत्स यानी कि कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, कौशल यानी कि श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास यानी अयोध्या का जो क्षेत्र है, मल्ल कुशीनारा देवरिया के आसपास, चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड, कुरु इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र और पांचाल जो है वह अहिच्छत्र यानी कि बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। तो इस तरह से 8 महाजनपद जो है वह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कि उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पगला बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या में, वृंदावन में, चित्रकूट में और वाराणसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि वृंदावन में जो है वह पगला बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाल रंग की होली, छड़ी मार होली, लठ मार होली और डांडिया होली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अपनी लठ मार होली के लिए जो है कि बरसाना प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27 का जो व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश के बरसाना का होली महोत्सव लठमार होली के प्रसिद्ध है और इस लठमार होली का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो भगवान कृष्ण के समय से चला आ रहा है। इस उत्सव में महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष अपना बचाव करते हैं और यह त्यौहार एकता, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। अब साथियों प्रश्न नंबर 28 देखेंगे यहाँ पर कि चारकुला मौसम लोक नृत्य है किस जगह का? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का और उड़ीसा का। तो दोस्तों यह प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है चारकुला नृत्य की, शायद ही यूपी SSC या यूपी की कोई परीक्षा हो जिसमें चारकुला नृत्य से प्रश्न न पूछे जाते हों। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह देख लेते हैं। तो यह तो उत्तर इसका जो है वह विकल्प यानी कि उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य है। और आइए इसके संबंध में और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि चारकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यानी यह तो उत्तर प्रदेश का है लेकिन यह मेन रूप से ब्रज यानी कि ब्रजवासी मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिडनुमा चारकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिडनुमा नृत्य जो है किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह जो है चारकुला नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों आप चारकुला नृत्य से सभी संबंधित फैक्ट्स को याद रखेंगे। आइए साथियों प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि गुदाई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना और रामपुर घराना। तो दोस्तों जो गुदाई महाराज हैं वह बनारस घराने से संबंधित हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो संबंधित है किससे? आदि शंकराचार्य से, भर्तहरि से, चैतन्य से और रामानंद से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वह भर्तहरि से संबंधित है। यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनार जनपद मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है। तो चुनार की जो लोकेशन है वह मिर्ज़ापुर में है और यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तहरि से संबंधित है। पास में ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी भी है। अब साथियों प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है किस चीज़ की? तो दोस्तों यह जो है विकल्प यानी कि यह व्यंजन पकाने की एक विधि है। कौन सी? दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय व्यंजन बनाने की विधि है। और साथियों यह जो है मूलतः मांसाहारी यानी कि यह जो है मांसाहारी यानी कि मीट बनाने के लिए जो है यह दुमपुख्त विधि स्पेशली मुसलमानों के द्वारा जो है वह यानी मांसाहारी व्यंजन पकाने की एक विधि है। तो आप इससे भी याद रखेंगे कि दुमपुख्त। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो रघुपति सहाय जी हैं वह उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 3 माह तक, 14 दिन तक, 28 दिन तक, 75 दिन तक। तो आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि विकल्प बी यानी कि अधिकतम जो है वह 14 दिन तक रोक सकती है। अब साथियों यहाँ पर जो अनुच्छेद है 198 वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए कि अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो साथियों यह जो है अनुच्छेद राज्य के मामले में है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 कि इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं कौन? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास और के.एम. कपाड़िया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि एस.सी. दुबे जो है वह इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर श्यामा चरण दुबे है। तो यह जो है समाजशास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जिसका प्रकाशन जो है वर्ष 1955 में हुआ था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है। जो हमारे एसडीजी गोल हैं तो उसमें से यह बताना है कि कौन से नंबर का गोल जो है वह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जो टारगेट 3 है वह जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य 3 का मुख्य उद्देश्य सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 36 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत और जन पंचायत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की औपचारिक और संवैधानिक प्रणाली है जिसके तहत ग्राम पंचायत का गठन ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो है ग्राम पंचायत की बात जब भी आती है तो वहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है जो 1992 में आया था और उसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी दोस्तों को भी उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आइए हम बताते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में जो है यह लागू हुई थी। तो आइए व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी कि NAIS को रबी सीजन 1999 से 2000 के दौरान भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि कीटों और रोगों के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों यह बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह विकल्प बी यानी कि 20 विश्वांशी = 10 बिस्वा यह जो है गलत है क्योंकि साथियों 20 विश्वांशी जो है वह 10 बिस्वा के नहीं बल्कि 1 बिस्वा के बराबर होता है। आप सभी साथी इसको ये ध्यान रखेंगे कि 20 विश्वांशी जो है वह 1 बिस्वा के बराबर है, बाकी 20 कचवांशी 1 विश्वांशी के बराबर, 20 बिस्वा जो है वह 1 बीघा यानी कि 27,225 वर्ग फीट के बराबर होता है और 1 बीघा जो है वह 55 × 55 गज वर्ग यह भी सही है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर सही नहीं है यानी कि हमको गलत कथन बताना था तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 39 देखेंगे दोस्तों कि ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिय महोदय, महोदया, सर, मैडम, आदरणीय महोदय, महोदया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कोई भी अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है जब हम ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन को जो है लिखते हैं।
कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम में किसी भी तरह का अभिवादन नहीं किया जाता है और यह जो है अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे दोस्तों कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो क ख ग घ अ ई री विसर्ग प फ ब भ त थ द ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि प फ ब और भ जो है वह ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। साथियों हमने एक ट्रिक आपको बताया था के टी एम डी ओ, यहाँ पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर प वर्ग आएगा तो साथियों यह जो है ओष्ठ से संबंधित होगा। तो इसलिए प फ ब भ और म जो है वह ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप जो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कीजिएगा और साथियों हो सके तो जो है वह वीडियो को लाइक कीजिएगा, या तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगेगा कि यह जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्रश्न नंबर 41 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों मैंने आपको बताया कि जब भी प्रश्न में नकारात्मक चीज़ें पूछी जाती है तब आपको विशेष रूप से चौकन्ना हो जाना पड़ता है अपने आंसर को देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा हुआ नहीं है, तो हम जो है अपने विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं आया, राम राम उसने यह क्या कर दिया, और तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छे कानों के कान काटता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों बताना है कि इसमें किसमें जो है सही प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प सी है यहाँ पर यहीं पर सही प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर राम राम लिखा है तो यहाँ पर राम के बाद भी जो है वो साइन रहेगा, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों राम में रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो है सही नहीं है। बल्कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। तो योजक चिन्ह साथियों वहाँ पर लगता है, योजक चिन्ह इस तरह का होता है जैसे हमने दिन और रात लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा देंगे। जैसे छोटा बड़ा लिखा तो वहाँ पर हम जो है योजक चिन्ह लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, इसलिए प्रश्न 41 का जो सही विकल्प है वह विकल्प सी। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है। तो भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि भाववाचक, क्योंकि यहाँ जो है एक भाव के रूप में यह जो है प्रयोग किया गया है, यानी कि उनका व्यक्तित्व जो है वह एक भाव के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था या व्यापार का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया का रूप है दोस्तों। तो इस वाक्य में आप सीधे जो है यहाँ पर विकल्प डी यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है यहाँ पर होगा। जहाँ पर कार्य को अपने से न करके किसी से करवाया जाए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे क्रिया के रूप में जब हमें यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय ने अपना काम मुझसे करवाया, तो इस तरह की जो भी क्रियाएँ होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर जो है कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्रिया से वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे कि प्रभुता व श्लाघा शब्दों का सही अर्थ है, क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही अर्थ है वह विकल्प बी यानी कि विपुल और प्रशंसा जो है इस प्रश्न का सही अर्थ होगा। यानी कि प्रभुता का अर्थ जो है वह विपुल और श्लाघा का सही अर्थ जो है वह प्रशंसा है।
प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि यहाँ पर विलोम शब्द बताना है दोस्तों। स्थूल, स्नेहाशक्ति, विराट और मौन, स्नेहारिक्त, सूक्ष्म, सस्वर और क्षुद्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विलोम है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है विलोम को हम यहाँ पर सही देखते हैं कि स्थूल का जो है साथियों वह सूक्ष्म होगा, स्नेह आसिक्त का जो है स्नेहारिक्त होगा, विराट का जो दोस्तों विलोम होगा वह जो है क्षुद्र होगा, और मौन का जो है वह सस्वर होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बी, ए, डी और सी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि किस विकल्प में शब्द युग्मक का अर्थभेद सही है। और का दूसरा, तथा उर और उर का हृदय और नदी, इतर और इत्र का भिन्न इत्यादि, अपरा और अपार का दूसरी जिसे पार न किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अपरा और अपार का अर्थ जो होता है, पहले वाले अपरा का अर्थ दूसरी और अपार यानी कि जिसे पार न किया जा सके। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे साथियों यहाँ पर कि यहाँ पर हमें समास का प्रकार सही नहीं है, नकारात्मक पूछ दिया गया है, तो आप जो विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पंचवटी में द्विगु समास, तो यह तो सही लग रहा है। विद्या भंडार में तत्पुरुष समास और पर्णकुटी में द्वंद्व समास, यथा नियम में अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्णकुटी में जो है वह तत्पुरुष समास होगा, न कि द्वंद्व समास। उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का मुख्य कारण क्या है। औद्योगिकीकरण, परंपरा, सामाजिक सहयोग और परंपरा, शहरीकरण, शिक्षा का अभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सामाजिक सहयोग और जो परंपरा है वह उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। नीति निर्माण, एजेंडा निर्धारण, नीति का अंगीकरण, नीति मूल्यांकन और नीति कार्यान्वयन। तो यहाँ पर हमको साथियों क्रम बताना है कि क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले कौन आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पहले दो, यानी कि पहले जो है एजेंडा का निर्धारण होगा, उसके बाद विकल्प एक यानी कि उसके बाद नीति का निर्माण होगा, उसके बाद नीति का अंगीकरण होगा 3 नंबर, और उसके बाद जो है 5वां नीति का कार्यान्वयन होगा, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में नीति का मूल्यांकन होगा। यानी कि 2, 1, 3, 5 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि हाल ही में संपन्न भारत NCX 2025 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था। सीमा पर टैंक का परीक्षण, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी, परमाणु ऊर्जा का विस्तार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी भारत NCX 2025 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित करने की दूरदर्शी योजना किसने दी थी, यहाँ पर बताना है साथियों। तो आप सभी साथी जो है वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर राजमन्नार, अनिल काकोडकर, PK आयंगर और होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने यूरेनियम की कमी को देखते हुए भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम बनाया था। एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। वायु राशि, सुनामी, वाताग्र, अवदाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे जो है अवदाब कहा जाता है। एक्सेल फार्मूलों में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है। यह एक वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित करता है, यह एक विशिष्ट प्रकार के डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है, और यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। इसका प्रयोग सेलों को चिन्हांकित यानी कि हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। डॉलर चिन्ह का उपयोग एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किया जाता है, और जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाती है और उसे किसी भी दिशा में कॉपी करने पर भी वह नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है।
तो यहाँ पर ओपन, कंट्रोल एल, कंट्रोल 11, कॉपी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस क्यू, यहाँ पर साथियों हम याद रखेंगे कंट्रोल प्लस क्यू कमांड जो होता है वह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। बाकी कंट्रोल प्लस एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, ओपन का प्रयोग हम फाइल खोलने के लिए करते हैं, और कॉपी यानी कंट्रोल सी का उपयोग हम कंटेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे साथियों यहाँ पर कि ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग यहाँ पर जो है वह किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे जो आपको अपने पीसी से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह जो है विकल्प है यानी कि उसको हम वाईफाई कहते हैं। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो बिना फिजिकल वायर्स के उपयोग से आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देती है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है ताकि आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि HTTPS किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो है HTTPS का संबंध इससे है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि NTFS में अक्षर टी जो है किसके लिए उपयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर NTFS का फुल फॉर्म हम देखेंगे। NTFS का फुल फॉर्म दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी का अर्थ जो है वह टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा AVI का फुल फॉर्म है। तो हमको यहाँ पर AVI का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि AVI का फुल फॉर्म जो है वह ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेध लगाने का कार्य कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे जो है हैकिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में गैप, खाली स्थान, डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वह जो है स्केलेबिलिटी कहलाता है। यानी कि अचानक से जब वृद्धि नियंत्रण जो होता है यानी डेटा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको संभालने की क्षमता जो है स्केलेबिलिटी कहलाती है। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च किसमें होता है। कैश, रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में बिट को स्टोर करने की लागत जो है वह न्यूनतम होती है। और मैग्नेटिक टेप कई प्रकार के डेटा के लिए भौतिक भंडारण माध्यम है। सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव सहित स्टोरेज मीडिया के आधुनिक रूपों के विपरीत इसे एक एनालॉग समाधान के रूप में माना जाता है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर खर्च की बात है यानी लागत की, तो जो सबसे कम लागत है वह मैग्नेटिक टेप में एक बिट को स्टोर करने के लिए वह किया जाता है। IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में। तो दोस्तों यह जो है ईमेल में यूज किया जाता है यानी कि विकल्प ए। अब IMAP के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि IMAP ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल की पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है और यह OSI मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों IMAP का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम, राइजोबियम, साल्मोनेला और एस्पेरिजिलस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर राइजोबियम जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्मजीव फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ट्रेडमार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि किसी ब्रांड या लोगों की पहचान सुरक्षित करने के लिए
ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि एनडीएमए प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप के प्रभाव हैं? भूतल पर दरारें, भूस्खलन, सुनामी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि भूतल पर दरारें, भूस्खलन, सुनामी आदि भूकंप के प्रभाव हैं। पृथ्वी की भूपरपटी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरार डाल देती हैं जिसमें से वाष्प और ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकलते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि स्वदेशी रक्षा का उत्पादन इकोसिस्टम विकसित करना, यह जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे दोस्तों कि डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? गेमिंग, वास्तविक प्रणालियों का वर्चुअल मॉडल, साइबर अपराध, सोशल नेटवर्किंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि वास्तविक प्रणालियों का वर्चुअल मॉडल के लिए जो है डिजिटल ट्विन वास्तविक वस्तु प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम गैस, सौर, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीएसटी तकनीक का उपयोग होता है किसमें? खेल में, भूमि रिकॉर्ड व नक्शा निर्माण में, सिलाई में, संगीत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भूमि रिकॉर्ड व नक्शा निर्माण में। यहाँ पर जीएसटी का तात्पर्य गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नहीं है साथियों। यहाँ पर जीएसटी का तात्पर्य जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यानी कि भू स्थानिक तकनीक से है और यह तकनीक और वैज्ञानिक संदर्भ में भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। यहाँ पर कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट की विशेषता कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है और पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण है। तो साथियों इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है तो क्या होगा? तो यहाँ पर साथियों अगर उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट की विशेषता कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है और क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प यानी कि धरोई बांध माही नदी, यही जो है मेल नहीं खाता है क्योंकि धरोई बांध जो है माहा नदी पर न होकर कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है साबरमती नदी पर है। बाकी उकाई परियोजना तापी नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर यह परियोजनाएं सही सुमेलित हैं। अब प्रश्न नंबर 76 देखेंगे कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया को निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि उसे जो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया जो है हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में दोस्तों हम वृक्षों, झाड़ियों, सजावटी पौधों की खेती करते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है दोस्तों मछली का उत्पादन किया जाता है और वर्मी कल्चर जो है वह केचुआ उत्पादन से संबंधित है। 77 देखेंगे साथियों कि सितंबर 2025 में किस राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि छत्तीसगढ़ में। इस प्रैक्टिस सेट में हम करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को शामिल हमने किया है, तो आप सभी जो है करंट अफेयर्स को साथ में तैयार करते हुए चलिएगा। अब प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 78 हम यहाँ पर देखेंगे कि सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सोनू निगम को यह पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया।
प्रश्न नंबर 79 देखेंगे कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो आप सभी दोस्त जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर देंगे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अंगोला। मई 2025 में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी से, यानी कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के भी मामले में, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में और खाद्यान्न आपूर्ति, यानी कि इन सभी मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व जो है वह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे दोस्तों कि लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु और बजट के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लेखानुदान वह होता है जब बजट पारित यानी लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जब आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जो है वह लेखानुदान जो है वह बनाया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 84 यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1957 में। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1 अप्रैल 1997 से प्रारंभ की गई, जिसे नया पैसा नाम दिया गया तथा फिर 1 जून 1964 से दशमलव प्रणाली को आधार बनाकर नया पैसा को पैसा में परिवर्तित कर दिया गया। आप सभी साथी प्रश्न नंबर 85 देखेंगे कि गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है किससे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सरकारी प्रतिभूति बाजार से गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध है। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो इस प्रश्न का आप सभी साथियों को सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि जीवी रामकृष्णा जी जो है वह भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया और अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2 भागों यानी कि सामरिक और गैर सामरिक में बांटा गया। सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2030 तक। सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र और संघवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि संघवाद जो है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 89 यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SS4, POP3, FTP, SMTP। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि SMTP प्रोटोकॉल का जो है वह प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जो ईमेल को प्रेषक के मूल सर्वर से प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक पहुँचने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यह केवल शहरी युवाओं के लिए है। यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी यह स्वरोजगार आधारित योजना है, इसमें बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य MSME को बढ़ावा देना है। तो यह सभी कथन सही हैं। बाकी कथन जो सी है कि यह केवल शहरी युवाओं के लिए, यही गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है DI से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि यहाँ पर हम DI के सभी 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट से अगर DI को देखते हैं तो आपकी DI ऐसे ही मजबूत हो जाएगी। तो आइए प्रश्न नंबर जो है हम यहाँ पर देखेंगे 91 से कि नीचे दिए गए रेखाचित्र में जुलाई से दिसंबर तक कंपनियाँ A तथा B की बिक्री करोड़ों में दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो पूरी तरह से ब्लैक वाला डायग्राम है यह जो है दोस्तों कंपनी ए है, और जो ट्रांसपेरेंट है वह कंपनी बी है। अब आइए प्रश्न को देखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। नवंबर माह में कंपनी ए का बिक्री नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हम सीधे नवंबर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर नवंबर में आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए नवंबर में आगे कंपनी ए और बी यानी कि 100 और 105 है। तो 100 और 105 में हमको यह बताना है कि कितना परसेंट अधिक है। तो साथियों तो बहुत सिंपल प्रश्न हो गया, 100 से 105 हो गया तो यह 5%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि 5%। किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको देखना है कि किन 2 महीनों में कंपनी बी की जो बिक्री है वह समान रही है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट वाला कर्व है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी बी की जो बिक्री है वह समान किस वर्ष रही है। तो यहाँ पर सितंबर तथा अक्टूबर में, यानी कि विकल्प ए सितंबर और अक्टूबर में। तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट वाला है 170 यानी कि सितंबर में और अक्टूबर में, तो इन दोनों की बिक्री जो है वह समान रही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सितंबर तथा अक्टूबर। मैंने ग्राफ को 1 से 2 बार ले लिया क्योंकि ज़्यादा जो है हमको स्किप न करना पड़े। अब आइए प्रश्न नंबर हम जो है 93 देखेंगे कि दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ों में। तो साथियों यहाँ पर तो यह भी प्रश्न काफ़ी आसान है। यहाँ पर हमको 6 महीने में औसत बिक्री बताना है किसका, कंपनी बी का। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे 100 कंपनी बी का हम शुरुआत करेंगे तो 110, 103, 170, 170, 100 और हम 205 इनको ऐड करके और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो है साथियों औसत मिल जाएगा, तो वह जो है 143 के आसपास आएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 143। कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ग्राफ को तो यहाँ पर क्लियर कट हमको पता चल जाएगा कि 3 ऐसे महीने हैं सितंबर, अक्टूबर तथा दिसंबर जिसमें कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए से अधिक है। जुलाई माह में कंपनी ए एवं बी की बिक्री तथा नवंबर माह में कंपनी ए एवं बी के कुल योग से कितना अधिक है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी आसान है दोस्तों, यहाँ पर हम आसानी से लगा पाएंगे। जुलाई महीने में कंपनी ए व बी की बिक्री हम एक बार देख लेते हैं। जुलाई महीने में कंपनी ए एवं बी की बिक्री जो है दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 112 और 110 को ऐड कर देंगे तो 222 आ जाएगा। और साथियों अगर नवंबर माह को हम ऐड करते हैं, नवंबर माह ये है तो 100 और 105 तो यह जो है दोस्तों 205 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कि 222 205 से कितना अधिक है। तो साथियों यह सिंपल जो है 17 अधिक है। तो इस प्रश्न का जो 95 है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो जो है विकल्प बी यानी कि 17 करोड़ जो है वो अधिक है। अब यहाँ पर 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए हम यह चार्ट देखेंगे। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और चंडीगढ़ 4 शहर हैं। बाकी यहाँ पर आपको तालिका में दिया गया है कि भोजन, किराया और कपड़े और मूवी के लिए औसत व्यय को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो है 4 बनाए गए हैं। यहाँ पर फूड, रेंट, क्लॉथ्स और मूवीज़ में जो खर्च है उसके लिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर किस शहर में 1 महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम जो है 4 विकल्प हैं उन चारों में से शुरू करते हैं। तो हम दिल्ली के लिए पहला निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के लिए हम निकालेंगे, यहाँ पर हमको व्यय अधिकतम बताना है कहाँ पर हुआ है। तो दिल्ली में चारों को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर चारों को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यह जो है 16,060 के आसपास आएगा। इसी तरह हम सबको ऐड कर लेंगे दोस्तों, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वह मुंबई का जो है खर्च आया है। किस शहर में किस एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है। तो यह प्रश्न भी साथियों काफ़ी आसान है, इसको भी आप आसानी से ग्राफ देख करके कर लेंगे। तो ऑप्शन से शुरू करेंगे, दिल्ली को, पहले चंडीगढ़ को, चेन्नई को और मुंबई को। तो जो सबसे सर्वाधिक अंतर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि चंडीगढ़ में आएगा। सभी चारों शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय किराए पर किए गए कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चारों शहरों पर कपड़े के लिए कुल जो व्यय हुआ है, तो कपड़ा के लिए साथियों यहाँ पर क्या जो दिया है क्लॉथ्स के लिए ये वाला ग्राफ है, तो हम ये ऐड करेंगे कपड़ा के लिए चारों को।
तो इन चारों को अगर साथियों हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो यह 21,020 के आसपास आएगा। और किराए पर यानी कि रेंट पर, तो रेंट के लिए ये वाला ग्राफ है 1, 2, 3 और 4। तो रेंट पर जो है साथियों यह आएगा करीब 37,123। तो यह पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, तो 37,123 का 21,000 जो है वह कितना परसेंट होगा। तो इसको अपान में डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो लगभग परसेंटेज बन के आएगा वह 57% आएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि 57%। यहाँ पर फिर से ग्राफ को मैंने रख लिया है। तो आप प्रश्न नंबर 99 देखेंगे कि किस शहर में फिल्मों पर किया गया व्यय सभी चारों शहरों में फिल्मों पर किए गए औसत व्यय के निकटतम है। तो यहाँ पर साथियों चारों मूवीज़ वाले को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और मूवीज़ का जो ग्राफ है यह है यानी कि ये वाला, तो इनको हम जोड़कर और औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चारों का औसत निकालेंगे तो यह जो है 2030 के आसपास आएगा। तो यह जो है लगभग साथियों किसके बराबर है, यह अगर देखा जाए तो यह चेन्नई के बराबर आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि चेन्नई। आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा, तो मैं टेलीग्राम पर जो है यह दे दूंगा। तो काफ़ी आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। और मुंबई और चंडीगढ़ में भोजन पर किया गया व्यय दिल्ली और चेन्नई में कपड़े पर किए गए व्यय का कितना अधिक है। तो यह प्रश्न भी साथियों बहुत ही आसान है। आप मुंबई और चंडीगढ़ में फूड वाला जोड़ लेंगे तो यह जो है 11,525 के आसपास आएगा। और दिल्ली और चेन्नई में कपड़े का जोड़ेंगे तो यह जो है 9,741 के आसपास आएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यह जो है 1784 आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी होगा। तो साथियों यहाँ पर हम लेखपाल के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट 5वां देखा। और प्रैक्टिस सेट 5 में दिए गए सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। और दोस्तों जहाँ पर मुझे लगा कि जिन प्रश्नों की व्याख्या करनी चाहिए उन प्रश्नों को हम यहाँ पर व्याख्या सहित भी हल किए। तो आप जो भी साथी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करिए दोस्तों, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।